हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम लोग अब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। सबको बहुत ही फेमिलियर है अलजेब्रा से, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, हर जगह हम लोग इसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। पर अगर बेसिक में आ जाए अलजेब्रा के तो बहुत परेशानी भी कर देता है कभी कभी। यह जितना आसान देखने में ऊपर से लगता है उतना आसान शायद ना भी है, लेकिन एक बार समझ जाओ तो उतना ही आसान भी है। और इसकी ज़रूरतें तो हर जगह हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें यह नहीं घुस आता है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग ही जाता है। से अब रियलाइज़ भी नहीं किया होगा आपने, कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद पता नहीं है लेकिन आप अलजेब्रा ही यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग को अलजेब्रा क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अलजेब्रा की ज़रूरत क्या है। हमें तो जब भी होता है नंबर्स की बात करते हैं, हमें नंबर्स लिखने होते हैं, नंबर्स से कुछ करना रहता है मैथ्स में, तो अलजेब्रा की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो सबसे पहली ज़रूरत पड़ जाती है हमें अलजेब्रा की फॉर्मूला लिखने के लिए। तो राइट एनी फार्मूला, चाहे वो किसी भी चीज़ का फार्मूला हो, जहाँ भी फार्मूला आ जाएंगे वहाँ पे अलजेब्रा आ जाएगा। जैसे कुछ याद कर सकते हैं कौन से फार्मूले में अलजेब्रा लग जाता है। बहुत जगह यूज़ किया है, अनकॉन्शियसली यूज़ हो जाता है, बस पता नहीं है कि यही अलजेब्रा है। जैसे एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है सर्कल का एरिया निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा क्यों है? क्योंकि इसमें पाई एक नंबर है, 3.14 को पाई लिख देते हैं हम लोग, और स्क्वायर आर स्क्वायर में ये 2 एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, लेकिन ये बीच में जो घुसा हुआ है आर, सब कुछ तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आर एक वेरिएबल है ना, आर की वैल्यू में नहीं पता है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अलजेब्रा से आता है, पाई आर स्क्वायर। अगर अलजेब्रा नहीं होता तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, पता नहीं, शायद बहुत मुश्किल होता। रेडियस को स्क्वायर करो, फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई करो, इतनी सारी कहानी जो लिखनी है छोटे से फॉर्मूले में घुस गया, है ना। दूसरी जरूरत कहाँ पे आती है? फॉर अननोन क्वांटिटीज। अगर नंबर हमें पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा और वेरिएबल अलजेब्रा में आएगा। जैसे कि हमारे पास यही आर, ये आर जो है वेरिएबल है हमारे पास, ये अननोन है। वेरिएबल मतलब अननोन, अननोन मतलब वेरिएबल, दोनों एक ही बात होता है ना। जो चीज़ हमें पता नहीं है वो बदल सकती है, वो फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग अननोन बोलते हैं या उसको वेरिएबल बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। और तीसरी कहाँ पे जरूरत पड़ जाती है? फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चलो एक एक्सप्रेशन तो यह भी है पाई आर स्क्वायर, पर इसको तो हमने फॉर्मूला में गिन ही दिया है। अब इसके लिए अलग से फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन लिखने की क्या जरूरत है। यदि मैं कह दूं कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 10 ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? मान लो हरीश की एज है हरीश की एज प्लस 20 एज इक्वल टू माई एज, है ना। अब यह एक एक्सप्रेशन आ गया, h प्लस 20 इज इक्वल टू माई एज। अब इसको अगर अलजेब्रा नहीं होता तो कैसे लिख पाते हम लोग? इसको लिखना काफ़ी मुश्किल हो सकता था बिना अलजेब्रा के। मेरी एज तुम्हारी एज से 20 साल ज़्यादा है, बात तो बहुत सीधी सी है, तुम्हारी एज से 20 साल ज़्यादा है, पर इसको लिखने के लिए हमें अलजेब्रा चाहिए। तो इसलिए अलजेब्रा हमारे पास हमारे लाइफ में हर जगह घुसा हुआ है, चाहे मैथ्स हो, चाहे एग्जाम्स हो, या कॉमन लाइफ डे टू डे लाइफ हो, हर जगह अलजेब्रा घुसा हुआ है। खैर अलजेब्रा के मतलब अलजेब्रा के ऊपर जाने से अच्छा है हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा की क्या ज़रूरत है, एग्जाम में अलजेब्रा किस तरह से आता है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह के एग्जाम में आते नहीं है क्वेश्चन, पर मैंने पहला क्वेश्चन इसी को चुना है ताकि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर दूं और फिर इसके ऊपर हम लोग बिल्डअप करके अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि अलजेब्रा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ज़रूरत 1 2 3 4 नंबर्स पता होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अलजेब्रा का भी।
जैसे बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज 5 रुपीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 7 नोटबुक। बहुत आराम से बोल दोगे यार ये क्वेश्चन है क्या कोई, 5 इंटू 7 कर दिया 40, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 आ गया। अब इसमें क्या करना था, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या ये कोई क्वेश्चन है? नहीं है। लेकिन ये एलजेब्रा से आता है। इसमें एलजेब्रा कहाँ पे आ रहा? अब ये तो सारे नंबर्स हैं, इसमें एलजेब्रा कहाँ है? अगर मैं यहीं बोल दूँ कि 5 नोटबुक का दाम जो 5 रुपये दिया है यह बदल के 6 रुपया हो गया है ना। 5 अगर बदल के 6 रुपया हो गया तो कैसे निकालेंगे हम लोग प्राइस? 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से मैं अगर बोलूँ 6 से भी बढ़कर ये 7 हो गया तो 7 नोटबुक की प्राइस निकालेंगे, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। अब ये क्या हो रहा है कि हमारा प्राइस तो सेम है, पर नोटबुक हमारा प्राइस जो है ये 7 है, लेकिन नंबर ऑफ नोटबुक्स पहले 5 था, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। नंबर ऑफ नोटबुक 7 है पर दाम हमारा बदलते जा रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ 7 नोटबुक्स, प्राइस ऑफ 7 नोटबुक इज इक्वल टू 7 इंटू ए, 7 इंटू ए, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं 7a। जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर नहीं हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी नहीं हो, तो उसको हम लोग इंटू मानते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने 2a लिखा तो इसका मतलब होता है 2 इंटू ए। अगर 3a लिख दिया तो इसका मतलब है 3 इंटू ए, और कुछ भी नहीं सोचना है इसको। इसका मतलब 3 माइनस ए नहीं है, इसका मतलब 3 प्लस ए भी नहीं है, इसका मतलब 3 डिवाइड बाय ए भी नहीं है। ये तीनों गलत है। इसका मतलब 3 इंटू ए। वैसे ही 7a अगर लिख दिया तो इसका मतलब है 7 इंटू ए। बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन शायद कुछ लोगों को नहीं ध्यान में आता है या जिनको ध्यान आता है उनको भी, जिनको पता है उनके लिए भी एक बार रिविजन हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस ऑफ 7 नोटबुक इज इक्वल टू 7 इंटू ए अगर लिख रहे तो दाम जब भी चेंज होता जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस हमारा आता चला जाएगा, आ जाएगा ना। पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब दाम नोटबुक का 5 था तो ए की जगह हमने 5 रखा, 5 इंटू 7 कर दिया। जब नोटबुक का दाम 6 था तो ए की जगह 6 रखा और 7 इंटू 6 कर दिया। जब नोटबुक का दाम 7 था तो ए की जगह हमने 7 रखा, 7 इंटू 7 कर दिया। हर हाल में नोटबुक का दाम हमें मिल जा रहा है, सिर्फ एक छोटे से इक्वेशन से, ये है ना, मिल रहा है ना। तब सामने वाले को भी पता होता है, अगर दाम पूछ रहा है तो उसको 7a बता दोगे तो समझ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब मुझे 7 नोटबुक का दाम नहीं निकालना है, मेरे को आज 7 की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास 5 में था तो 7 लग रहे थे, आज क्लास 7 में आ गए तो मुझे 10 लगेंगे, 10 नोटबुक लगेंगी। तो कैसे निकलेगा दाम? 5 रुपये एक नोटबुक का दाम इंटू 10 इज इक्वल टू 50, है ना। खैर, हम लोग अब नोटबुक का दाम को 5 नहीं मानेंगे, दाम चूँकि हर बार बदल रहा था, इसलिए मैं इस नोटबुक के दाम की जगह पे ए को बैठा दे रहा हूँ। इस ए को मैं नोटबुक के दाम की जगह बैठा दूंगा अब, ठीक है ना। अब मैं 5 नहीं लिखूंगा नोटबुक का दाम, चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उस नोटबुक का दाम ए कर दूंगा। तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? a इंटू 10, इसको हम लोग लिखते हैं 10a, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरी क्लास और बढ़ गई है, मुझे 10 नहीं 12 नोटबुक चाहिए, तो क्या हो जाएगा दाम? a इंटू 12, इसको क्या लिखते हैं? 12a। फिर अब मेरे को और अगली क्लास में आ गया, मेरे को 15 नोटबुक चाहिए, तो a इंटू 15 लिख दूंगा मैं, ये हो गया 15a। तो इन सब को अगर एलजेब्रा की मदद से लिखना हो तो क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ नोटबुक्स जो है 10, 12, 15, इसको हम लोग एक दूसरे वेरिएबल में काउंट कर देते हैं। उस वेरिएबल को मान लो हम n बोलते हैं, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो प्राइस ऑफ n नोटबुक्स इज n इंटू a, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद हमें बताना होगा a क्या है। a प्राइस ऑफ नोटबुक है, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, और n नंबर ऑफ नोटबुक,
ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो हम लोग सबको बचपन से पता है उसी चीज़ को एक बार फिर से देख लिया। सीधा सा क्वेश्चन था, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज 5 रुपीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 7 नोटबुक। इसी क्वेश्चन से देखते हुए देखिए हम लोग कहाँ तक आ गए। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया है n इंटू ए। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, पहला है a, दूसरा है n, और दोनों का मतलब भी हमने पता लगा लिया है। a एक नोटबुक का दाम है, n नंबर ऑफ नोटबुक है। अब हमें चाहे कितनी भी नोटबुक खरीदनी हो, चाहे किसी भी रेट में खरीदनी हो, हमें निकल जाएगा नोटबुक का प्राइस, है ना, बहुत आराम से निकल जाएगा। इसके बाद तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। खैर अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, इसमें कौन सी नई बात है, हमेशा से मुझे पता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ए मास ड्रिल इफ द अरेंजमेंट हैज 3 rows ऑफ 10 स्टूडेंट्स ईच। एक ड्रिल प्रैक्टिस हो रही है जिसमें एक लाइन में 10 बच्चे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें 3 रो लगती है ना। तो टोटल कितने बच्चे लगेंगे हमारे पास? या फिर बोलोगे ये क्या कर रहे हो, 3 इंटू 10 पता ही है 30 है, नहीं भी पता है तो यहाँ से काउंट कर लेंगे ना। अब चलो 30 है तब तो ये हो गया, मैं मान गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें बता दिया जाए कि हमारे पास 30 नहीं 60 स्टूडेंट हैं और एक रो में 10 ही बच्चे को आने चाहिए, 10 स्टूडेंट्स पर रो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? तब यहाँ से हम लोग फिर से लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ रोज इंटू 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ रोज को अगर n मान लूँ इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना। बन गया हमारा इक्वेशन। अब फिर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज को चाहे चेंज करूं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो को चेंज करूं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चेंज करूं, कुछ भी चेंज करूं, तो कैसा अरेंजमेंट बनेगा ये पता चल जाएगा। अब मैं बोल दूं कि मुझे एक रो में 6 नहीं 10 नहीं 5 ही बच्चे चाहिए, है ना। मैं अगर बोल दिया कि इस अरेंजमेंट के बाद अब मुझे ड्रिल में फिर से खड़े करने हैं बच्चों को, और इस पर सिर्फ 5 ही बच्चे चाहिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 30 स्टूडेंट्स हैं, इनको 5 रो में खड़े करने हैं हमें, तो एक रो में कितना स्टूडेंट होंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, ये निकाल देंगे हम लोग। 30/5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यह। तो हमारा यही इक्वेशन काम आ रहा है ना, इक्वेशन तो हमारे पास यही है। अगर हमने एक इक्वेशन बना दिया, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में हमने उसको लिख दिया अगर, तो फिर हम हर तरह के क्वेश्चन से बनाते जा सकते हैं, कुछ भी चेंज होते जाए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं फिर हम लोग। सरिता हैज 10 more marbles than Anika. Anika has 25 marbles. How many marbles does Sarita have? सरिता के पास अनिका, हमारे पास अनिका है, अनिका के पास 25 मार्बल्स है, और सरिता के पास अनीता के पास जितने हैं उससे 10 ज़्यादा है, इज इक्वल टू 35 आ गया हमारे पास, है ना। यह 25 जो था ये यहाँ आ गया। तो अब 25 को अगर मैं n लिख दूँ, है ना, पहले स्टेटमेंट में जो भी दिया है, सरिता हैज़ 10 मार्बल्स मोर देन अनिका, इस स्टेटमेंट को यूज़ करके मैं अगर अनिका के पास मान लूँ n मार्बल्स हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे, n+10, यही होगा ना। अनिका के पास n मान लिया मैंने,
थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यह 25 मुझे नहीं पता है, तो अनिका के पास कितने हो जाए, सरिता के पास कितने हो जाएंगे, n+25। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है यह तो। लेकिन इस इतने सीधे से क्वेश्चन में हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छुपा हुआ है n+10, है ना। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें बस फेमिलियर हो जाना है, जान लेना है क्या होता है, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ पता है अगर तो सब हो गया, फिर और कुछ नहीं पता चाहिए। अब इसके पास 25 की जगह 35 हो जाएंगे तो भी हमारा n+10 काम आ जाएगा। अनिका के पास अगर 35 से बढ़ के 55 हो जाएंगे तो भी n+10 काम आ जाएगा, कुछ भी हो जाए काम आ जाएगा n, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है 10x और 10+x यह दोनों अलग अलग बातें हैं। 10x का मतलब 10 × x है और 10+x को हम लोग सिर्फ 10+x लिखते हैं, इसको और कुछ भी नहीं लिखते हैं। जहाँ भी होगा 10+x को हम लोग 10+x ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ भी 10 × x होगा इसको हम लोग 10x लिख देंगे। जैसे 10n हुआ, इसका क्या मतलब हुआ 10 × n। 25z हुआ, इसका क्या मतलब हुआ 25 × z। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। राजू एंड बालू आर ब्रदर्स, राजू इज यंगर देन बालू बाय 3 years। इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, लगभग कह सकते हैं कि हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन एज के ऊपर तो जरूर रहता है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ राजू की एज भी नहीं पता है, बालू की एज भी नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, एज लेट राजूस एज इज इक्वल टू आर। मैंने आर ही रख दिया कि आर राजू का एज है, हमें आराम से पता चल जाएगा। और लेट बालूस एज, इसको बी मान लेंगे, पहले लेटर से आ गया तो आर फॉर राजू, बी फॉर बालू। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, राजू इज यंगर देन बालू बाय 3 years। मतलब राजू जो है यह आर बालू से कम है, बालू जो है इससे कम है, कितना कम है 3 कम है, तो बालू में 3 माइनस कर दिया तो ये राजू के बराबर हो गया। तो ये जो आया ये हमारा एक है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना। कैसे आया ये इक्वेशन समझने की बात यहीं पे है, सारी की सारी बात है कि इस तरह का इक्वेशन हमने कैसे बनाया। ये इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यह नहीं कि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दिया या -3 इधर करना था इसके बदले इधर कर दिया, या कुछ भी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही से इसको समझना बहुत जरूरी है। इक्वेशन पहले से जब सही बनेगा तभी तो आंसर सही आएगा। पहला ही स्टेप अगर गलत हो जाएगा तब तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें जैसे पता है कि राजू और बालू के एज के बारे में कुछ रिलेशन है यहाँ पे, फिर से इसी चीज़ को समझ लो। राजू की एज है आर, बालू की एज है बी, ठीक है। अब क्या दिया है, राजू इज यंगर देन बालू। यंगर देन बालू मतलब बालू से कम है, बालू से कम है, कितना कम है 3 कम है, तो बालू में 3 कम कर सकते हैं, बालू में 3 माइनस कर दिया। तो अब ये किसके बराबर हुआ, ये राजू के बराबर हो गया, एज के बराबर, आर के बराबर हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन एक बन गया, है ना। अगर यहीं यंगर नहीं ओल्डर होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये यंगर नहीं है, यह ओल्डर होता, है ना, तो मैं रेड से इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। अगर यह ओल्डर होता तो क्या करते हम लोग, यह राजू था यह बालू था, दोनों को पहले लिख दिया सीधा सीधा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले लिख दिया सीधा सीधा। उसके बाद क्या कर रहा है, राजू इज ओल्डर देन बालू, बालू से ज़्यादा है, बालू से ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा है, तो बालू में कुछ प्लस होगा, पहले तो बालू से ज़्यादा है तो बालू में ऐड होगा, बालू के एज में कुछ ऐड होगा तभी तो उससे ज़्यादा होगा। क्या ऐड होगा, 3 years, 3 years ऐड होगा तो +3 कर दिया, इज इक्वल टू आर। बन गया ना। इस तरह से इक्वेशन हमें बनाने हैं, यही इक्वेशन होता है। यही इक्वेशन अगर क्वेश्चन को देख के अगर इक्वेशन सही सही बन गया, आधा काम तो वहीं पे हो गया।
इक्वेशन अगर बन गया तो फिर सॉल्व होना, तो सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर सॉल्व करने की गारंटी मेरी, सिर्फ इक्वेशन बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं इस बार। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। ठीक है, अब धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चन के साथ। हम लोग पहले दिमाग में पिक्चर बनाते चलना है। एक बड़ा बॉक्स है, इसमें कुछ ऑरेंज हैं, इससे निकाल करके छोटे छोटे बॉक्स में डालने हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे बॉक्स में डालने हैं। When large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes. 2 बॉक्स तो भर गए पूरे, 2 बॉक्स पूरे भर गए, और फिर प्लस 10 और बच गया। 10 में ये बॉक्स तीसरा भरा या नहीं भरा पता नहीं है, हो सकता है 10 में 4 बॉक्स भी भर जाए, ये नहीं पता है हमें। बस 2 भर गए हैं, उसके बाद 10 बचे हैं, यही हमें अभी तक पता चला है। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें इतना ही पता चला है कि यहाँ से जब ऑरेंज निकाले गए, इससे 2 बॉक्स भर गया है, उसके बाद 10 बच गए। अब इस बॉक्स में कितने आए या नहीं पता है हमें, 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स इज टेकन टू बी x, ठीक है, इसमें अब x आ रहा है, यह क्वेश्चन में दे दिया गया है, x है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो इस तरफ हमारे पास ऑरेंजेस कितने हैं, x प्लस 10, इतने ही है ना। तो x प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 10, 2x प्लस 10। इसको मैंने x प्लस एक्स को 2 इंटू एक्स क्यों किया, जैसे 5 प्लस 5 करना होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 2, 13 प्लस 13 3 बार करना हो तो क्या कर सकते हैं, 13 इंटू 3। तो वैसे ही x प्लस एक्स 2 बार है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। x इंटू 2 इजकल टू 2 इंटू एक्स, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं ना। x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, जो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 10। तो बड़े बॉक्स में 2x प्लस 10 ऑरेंजेस थे। ठीक है ना। अब छोटे बॉक्स की साइज अगर 1 है, x की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। अगर x को हम लोग 15 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़े बॉक्स में 2 इंटू 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू, इससे फ़ायदा क्या हुआ समझ में आ रहा है ना। x की वैल्यू अगर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें हर हालत में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकल जाएंगे। बड़े बॉक्स में कितने थे, यहाँ पे कितने थे। अब इसको छोटे बॉक्स में कितने अटे हैं, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसमें चाहे कितने भी आए, 1 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 1000 आए, क्या फ़र्क पड़ता है। 2x इंटू 10 से हमें निकल जाएगा बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंज थे। बात समझ में आ रही है। अलजेब्रा क्या फ़ायदा देता है, यही फ़ायदा देता है अलजेब्रा। अगर यहाँ पे x की परफेक्ट वैल्यू पता नहीं भी है तो भी हम लोग यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब पता चलेगी तब x की वैल्यू रख करके टोटल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अलजेब्रा में क्या आता है हमारे पास, एक आता है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में होते हैं वेरिएबल। जैसे पिछले में एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, 2x प्लस 10, इसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इसमें वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है ना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब वैल्यू नहीं पता। वैल्यू नहीं पता मतलब वो वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, x। एक और एक्सप्रेशन बोलो, सोचो कुछ, 3y प्लस z, ये एक्सप्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, y और z, 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है ये। अब 3y का मतलब 3 इंटू वाई होता है, या तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है, 3 इंटू वाई प्लस z है ये।
इसी को मैंने लिखा है 3y प्लस जेड। छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिमाग में रहनी चाहिए। अगर गलती से कभी स्लिप हो गया तो याद दिला देना इस तरह से, ठीक है ना। अगर कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने इस तरह से भी लिख दिया है तो पता होना चाहिए क्या है यह, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में, इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है 4, 3, 7 क्वेश्चन जो है, इसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन बनाने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। जब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ इस तरह का लिखा रहेगा 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। इसका मतलब क्या हो सकता है, जेड माइनस 12 या 12 माइनस जेड, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, 12 माइनस जेड इसको नहीं कर दोगे। जब ऐसा लिखा होगा तो इसको 12 माइनस जेड नहीं कर देना है, जेड में 12 माइनस हो रहा है ना। क्वेश्चन में जो लिखा है उसके साथ चलना है। क्या पता, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, जेड में से कुछ घटाना है, तो जेड पहले लिख दिया, इसमें से घटाना है। क्या घटाना है, 12, जेड माइनस 12। 25 एडेड टू आर, मतलब आर में कुछ ऐड करना है, आर प्लस 25, है ना। अब इसको 25 प्लस आर लिखो या 25 माइनस आर लिखो, दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पे दोनों चल जाएगा, दोनों चलेंगे यहाँ पे। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात आ जाएगी तो इसको जेड माइनस 12 ही लिखना है, जेड प्लस 12 माइनस जेड नहीं लिख सकते हैं इसको। फिर इसी तरह से वही बात आएगी, p मल्टीप्लाइड बाई 16, p इंटू 16, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16p, है ना। इसको p इंटू 16 लिखें या 16 इंटू p लिखें, दोनों एक ही बात होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिवीजन में फिर फर्क पड़ जाएगा। अब y डिवाइडेड बाई 8, y डिवाइड बाई 8, इसको उल्टा 8 डिवाइड बाई y नहीं लिख देना है, यह गलत है। 8 डिवाइड बाई y गलत है, यह y डिवाइड बाई 8 हो रहा है। y को 8 से डिवाइड करना है, y को 8 से कम डिवाइड लगाना है, ठीक है ना। m मल्टीप्लाइड बाई -9, m इंटू -9, यह कितना हो जाएगा, -9m, है ना। यह माइनस जो है, यह माइनस रह जाएगा, माइनस कहीं गायब नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग माइनस गायब कर देते हैं, लिखते लिखते माइनस कहीं छूट जाता है बीच में। जब छूट जाता है तो आंसर गलत आ जाता है। नहीं, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। m मल्टीप्लाइड बाय -9 का मतलब m इंटू -9 इज इक्वल टू -9m। वहीं अगर -m मल्टीप्लाइड बाय -9 होता, यह नहीं है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में यह नहीं है। अगर ऐसा होता -m मल्टीप्लाइड बाय -9, तो यह क्या हो जाता, 9m। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। दो माइनस अगर मिल जाते हैं तो वह प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिनको पता है अलजेब्रा उनके लिए तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिनको नहीं पता है वो लोग धीरे धीरे थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। y is multiplied by 10 and then 7 added to the product। मतलब क्या हो रहा है, y is multiplied by 10, जितना लिखा है मैं वही कर रहा हूँ धीरे धीरे। y is multiplied by 10 and then 7 is added to the product। जो आंसर आया उसमें 7 ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, y इंटू 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 10y प्लस 7, तो प्लस 7 ही रहेगा। उसी तरह से इसको लिखने का कोशिश करते हैं, n is multiplied by 2, n is multiplied by 2 and 1 is subtracted from the product। from the product, यह जो प्रोडक्ट है इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, 2n माइनस 1। आसान था। इस तरह के इक्वेशंस बनने चाहिए और हर बार सही बनने चाहिए, क्योंकि जितनी बार गलत बनेगा उतनी बार आंसर भी गलत आएगा, जितनी बार गलत बनेगा उतने क्वेश्चन गलत हो गए। इक्वेशन हर बार सही आने चाहिए, इसमें गलती से भी गलत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर एक्सप्रेशन के बाद आते हैं इक्वेशन।
इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब कुछ इक्वालिटी होगी, कुछ इक्वल होगा, एक तरफ कुछ होगा दूसरी तरफ कुछ होगा, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे 10 इज इक्वल टू 10 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका, 10 तो 10 ही है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो ये एक इक्वेशन बना, है ना। x इज इक्वल टू 7, ये भी एक इक्वेशन बना। x ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, पर ये हमारे सिलेबस में जनरली नहीं आता है। इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन तीनों साथ में आते हैं ना, कंपैरिजन जो करते हैं। तो ये दोनों या तो इक्वल हो सकते हैं, या लेस देन हो सकते हैं, या ग्रेटर देन हो सकते हैं। तो इक्वल की जगह अगर ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो भी इक्वेशन ही बोलेंगे उसको। पर ये सब चीज़ हमारे सिलेबस में जनरली नहीं आते हैं, हमारे सिलेबस में ज़्यादातर इक्वल की ही बात करते हैं, ठीक है ना। The value of a variable in an equation which satisfies the equation is called solution to the equation। मतलब x इज इक्वल टू 7, इसका क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू 7 होगी तब ये इक्वेशन सच होगा, सही होगा। उसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा। जब एक इक्वेशन बनता है तो उसका एक सॉल्यूशन भी निकलता है। अगर एक इक्वेशन है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पाता है, पर ठीक है, उन केस को छोड़ के जनरली एक सॉल्यूशन निकलता है। जब एक इक्वेशन बनता है तो उसका एक सॉल्यूशन भी निकलता है। एक इक्वेशन होगा और उसका कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, जैसे मैंने पिछले में क्या लिखा था इक्वेशन, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो इसमें एक टर्म है 7x, फिर एक है 5, एक है 19, 3 टर्म है इसमें। जो प्लस या माइनस से जो सेपरेटेड होते हैं उन सबको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अगर दूसरा इक्वेशन मैं लिख दूँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 9z, तो भी हमारे पास इस इक्वेशन में 3 टर्म्स होंगे, एक 7x है, एक 5y है, एक 9z है ना। जो टर्म होता है वो इकट्ठा एक साथ लिखा जाता है, उसके बीच में कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं होता है, मतलब लिखा नहीं होता है, इम्प्लिसिट है। 7 इंटू एक्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, लेकिन दिखता नहीं है, वो दिखता। अगर इक्वेशन सही से लिखा जाएगा तो इसके बीच में कुछ भी एक्स प्लस माइनस नहीं दिखना चाहिए। 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6z लिख दूँ मैं। इसमें 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म है इसमें, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ टर्म, अब इसका क्या मतलब है? 4x स्क्वायर माइनस 3xy। 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू एक्स, है ना। यह पता रहना चाहिए, 4x स्क्वायर का मतलब यही है। अब यह नहीं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 7 तो इसमें x स्क्वायर क्या है ये नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। वहीं अगर 3xy की बात करें तो ये क्या है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई। बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको पता है तो भी थोड़ी देर पेशेंस के साथ इसको देख लो। जितने पेशेंस से मैं बता रहा हूँ उसे आधा पेशेंस रख के देख लो, और नहीं पता है तब तो आपको सीखना ही है। आप इस एक्सप्रेशन की बात करें तो 5xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और 10 तो 10 है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अब कोई बोलोगे तो 5 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, या 10 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, बट ये एलजेब्रा की दृष्टि से इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब एक ही है, ओके। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अब इनको हम लोग को प्लस या माइनस करना हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है। दो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको ऐड करना है अगर, तो क्या देखते हैं हम लोग कि 3xy और 5xy, इसमें वेरिएबल सारे सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। इधर में एक्स स्क्वायर यहाँ पे अकेला है, इधर कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। xy 3xy है और ये 5xy है,
10 यहाँ अकेला है, ये भी किसी के साथ नहीं जाएगा, तो यह अकेला रहेगा, यह अकेला रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 3xy प्लस 5xy प्लस 10। अब इन दोनों का सम करना है हमें। सम इसलिए करना है कि इसका वेरिएबल ये जो है xy और इसका वेरिएबल जो है xy दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लोग इस नंबर्स को जो भी है उसका साइन उस हिसाब से प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 3 प्लस 5 कितना होता है ये, प्लस 2। तो ये हो गया प्लस 2xy प्लस 10। ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड कर दिया। और वहीं अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट थोड़ा ध्यान से देखना, 4x² माइनस 3xy, इसमें भी होना तो वही है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ये अकेला ही रहेगा, यह भी अकेला रहेगा, क्योंकि इसके मिलता जुलता टर्म इधर नहीं है, इससे मिलता 10 से मिलता जुलता टर्म इधर नहीं है। तो 3xy और 5xy यही दोनों माइनस होंगे। यहाँ पे अभी अब माइनस 5xy होगा और ये माइनस 10 हो जाएगा। एक यहाँ पे दोनों प्लस था, यहाँ पे दोनों माइनस हो गया, यह माइनस जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। माइनस अगर कहीं भी आ जाता है तो उसको प्लस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर दो माइनस आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस है और इन दोनों में प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब फिर क्या हो गया, 4x² माइनस 3 माइनस 5, 4x² माइनस 3 माइनस 5, यही है ना। और इन दोनों के साथ xy आएगा, अब xy, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 8, माइनस 8xy माइनस 10। यह 10 भी पहले यहाँ पे प्लस था लेकिन इस पर माइनस हो गया है, यह फर्क पड़ गया। इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कहते हैं। ये हमें ज़रूरत पड़ता है इक्वेशन को सॉल्व करने में। जब कोई इक्वेशन आ गया उसमें से कुछ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना है या कुछ उसमें ऐड करना है, माइनस करना है, इक्वेशंस के साथ हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो यह पता होना चाहिए कि सेम टर्म्स जहाँ पे आ रहे हैं, सेम वेरिएबल्स जहाँ पे आ रहे हैं, उनके कोफिशिएंट्स प्लस या माइनस हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में तो सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्लस और माइनस में वेरिएबल्स को देख करके प्लस और माइनस होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें हमेशा से पता थे लेकिन शायद पता भी नहीं था कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोले तो टू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन 2l प्लस 2b एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, कुछ याद आ रहा है, एल्जेब्रा है यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कहते थे, हाफ बेस इंटू हाइट, यह भी एल्जेब्रा ही है ना। बेस हाइट को मल्टीप्लाई किया है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है, 4/3 पाई आर क्यूब, सब कुछ एल्जेब्रा है। ज्योमेट्री में एल्जेब्रा तो बहुत ज़्यादा घुसा हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे।